हमारे पास यहाँ पे टॉपिक जो चल रहा था, पराग ध्यान से देखो बेटे, हम लोग टॉपिक कर रहे हैं एटम। टॉपिक वी आर गोइंग टू डू इज इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट फॉर एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस एटसेट्रा। क्योंकि हमें सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री करना है, और उसमें सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया एटम से। जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होंगे, रेडियस ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, एटम इज न्यूट्रल। वो कहते हैं एटम न्यूट्रल क्यों है, व्हाई वी कैन से दैट एटम इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होने की वजह क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर सेम होता है। ठीक है, हर एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है पराग, यहां तक समझ आ गया? कोमल, अमोल, गॉट इट? उसके बाद X is the symbol, Z is atomic number, this is atomic number, और A क्या है? That is mass number, right? आप कहोगे जो एटॉमिक नंबर है वो भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, और जो मास नंबर है वो भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, दोनों ही फ्रैक्शनल नहीं होते। तो आप देखो जरा, मैंने कहीं पे भी फ्रैक्शनल नहीं लिखा। अब जब आपको ये समझ आ गया कि ये सिंबल है, तो बेटे इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किसके इक्वल होते हैं? इट इज इक्वल टू Z। तो आप कहोगे 1। प्रोटॉन्स भी Z के इक्वल होते हैं, अगेन 1। लेकिन न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो A माइनस Z होंगे। जब आप कहोगे A माइनस Z, तो हाइड्रोजन में आपके पास 0 न्यूट्रॉन्स है। The only species in chemical sciences with 0 neutrons is hydrogen 1,1। अब आप बताओ, क्या सबके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं? ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैन यू डू दैट? राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स इन द गिवन स्पीसीज। कंप्लीट द टेबल। कोमल, प्राग, जल्दी से कंप्लीट करें सब लोग। हाँ जी, आपने लिखा P equals to Z लिखा, बट यहाँ P equals to 1 होना चाहिए, P equals to A होना चाहिए, P equals to A is equal to 1। इस इक्वेशन को आपने का टॉपिक मास में लिख दिया था। दोबारा देखो क्या करेंगे बच्चा। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो A माइनस Z होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जब हम कोई भी सिंबल लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो इक्वल टू Z। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो A माइनस Z होगा। ओके, ठीक है बेटा। पराग, अपने कैमरा ऑन करो बेटा। पराग, just switch on your camera. Sorry ma'am, I don't have a camera. ओके, ठीक है। कोमल, आपके पास कैमरा है? क्योंकि छोटी क्लास, जब आप थोड़े से बच्चे आए हो क्लास में, डेमो सेशन चल रहा है, यानी आपका एक फर्स्ट क्लास चल रही है, तो आई जस्ट वांट टू सी यू कि कौन सा बच्चा मेरे सामने बैठा है, क्योंकि अदरवाइज तो इंट्रोडक्शन ही नहीं हो पाती है ना। जैसे आज मैंने अमोल को देख लिया तो देख लिया, वरना पूरी क्लास में पता भी नहीं चलेगा अमोल कब अपना कैमरा ऑफ कर लेगा। हाँ जी बेटा, इलेक्ट्रॉन इज 1, डन, ठीक है सबका आंसर? पराग ठीक है? प्रोटॉन 1, Yes, न्यूट्रॉन ma'am. 1। यस। न्यूट्रॉन भी कितना हो गया? 2 माइनस 1 इज 1, H13। कोमल, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2। न्यूट्रॉन 3 माइनस 1 इज 2, करेक्ट। ओके, अमोल, इलेक्ट्रॉन is 12,
Electrons are E6, E is 6 and proton is 6 and neutrons are 6. 7. Right. Okay. Parag, electrons are Ma'am, nitrogen. electrons are 14. Sorry. Uh, Electrons are 7. Protons are 7. And neutrons are 7. 7. Okay. Electrons. Komal. 20, Protons. 20, neutrons 20. Neutrons. 20. Amol. Ma'am, electrons are 31. Electrons are 15. Proton is 15. Proton is also 15. And the number neutron are 16. 16. करेक्ट हो क्या? डन. इट मीन्स एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं. दिस वी नो हाउ टू कैलकुलेट. इतना हमने सीख लिया और हमें सिंबल भी समझ आ गया. हाइड्रोजन, 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 कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस. ठीक है, पता है ना सबको ये वाले सिंबल्स. Yes. अब अगर आपके पास इन 3 हाइड्रोजन्स को देखें तो एटॉमिक नंबर सेम बट मास डिफरेंट. तो आप कह सकते हो एटॉमिक मास या मास नंबर. तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर को आप कहा करते थे आइसोटॉप्स. तो व्हाट आर आइसोटॉप्स? हम कहेंगे हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. अगर दो चीजों का एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो जाए तो आप कहते हो वो क्या हो गए? आइसोटॉप्स. तो अब आपको ये बात समझ आ गई कि एक एटम जो है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट में मेरे पास नेक्स्ट जो हेडिंग है वो ये कि अगर x के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाए, लेट अस सपोज n नेगेटिव, एटॉमिक नंबर, मास नंबर n नेगेटिव, और इट कैन बी x विद n पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर, मास नंबर x. तो जब किसी स्पीसीज के ऊपर, किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको क्या बोलते थे? This is called anion. Negatively charged, it is named as anion. और positively charged को आप क्या बोलते थे? It is named as cation. Cation. तो आपके पास एक anion term आती थी और एक term आती थी cation. So anion and cation, we can see these are the two terms here. But एक anion कैसे बनता है? हम कहते हैं gain of electron or electrons leads to the formation of anion. anion बनता है जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है. and loss of electrons or electrons lead to formation of cation. तो cation कैसे बनता है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. So whenever a species is going to lose electrons, it is leading to the formation of cation. यानी जब आपने इलेक्ट्रॉन कोई दे देगा किसी और को तो आप कहोगे वो cation बन जाएगा. और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बन जाता है? एनाइन बन जाता है. तो एनाइन और cation ये दो तरह की स्पीसीज थी. अब अगर आपने एनाइन लिया है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी भी Z के इक्वल ही होंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप Z प्लस n हो जाएंगे. इट विल बी Z प्लस n एटॉमिक नंबर, और ये उसमें प्लस हो जाया करेगा, चार्ज इज एडेड. और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी A माइनस Z ही रहेगा.
इसका मतलब जब आप केटाइन या एनाइन लिखते हो तो द प्रोसेस इज जस्ट गोइंग टू चेंज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को फर्क पड़ता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप बताओ, अब मैंने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो ये भी Z होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, तो क्या आना चाहिए, Z माइनस N। यदि आप कह सकते हो Z माइनस N पॉजिटिव लिखा है अगर, तो आप कहोगे इट्स गोइंग टू बी Z माइनस N। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स लिख दो आप, N से कंफ्यूज मत हो जाओ। ठीक है, here we have number of neutrons, it is going to be A minus Z again, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। The only species which is going to change the number is going to be electron, सिर्फ जो बदल जाता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो क्या बना, केटाइन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो क्या बन गया, एनाइन। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, if I write nitrogen 3 negative 7 14, oxygen 2 negative 8 16, sulfur 2 negative 16, sodium 1 positive 11, calcium 2 positive 20 is the atomic number, aluminium 3 positive 13 is atomic number। अगर हम ये सारे एग्जाम्पल लिखते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये तीनों एनाइन्स हैं, वो तीन केटाइन्स हैं, तो आप बताओ सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो नाइट्रोजन 3 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अमोल? 10। ओके, कोमल ने आंसर दिया है 10। हाँ जी अमोल, अब आप बताओ ऑक्सीजन 2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन्स? इसमें 10 हो जाएंगे मैम, 10 8 plus 2 is 10, correct। पराग, सल्फर 2 नेगेटिव, मैम 18 करेक्ट। कोमल, सोडियम 1 पॉजिटिव, 10। कोमल 10। अमोल, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, 18 होएगा, 18 करेक्ट। एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, पराग मैम 10 इसका मतलब जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो आपने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम करना है, और अगर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यू आर जस्ट गोइंग टू ऐड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू दैट चार्ज इनटू दैट एटॉमिक नंबर। तो ये आपके पास थे केटाइन्स एंड एनाइन्स। इसका मतलब केटाइन कब बनता है, जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और एनाइन कब बनता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। यहाँ तक समझ आया? गॉट इट? यस मैम। और प्रैक्टिस कराऊंगी, समझ आ गया? समझ आ गया मैम। अच्छा, तो अब आपने केटाइन और एनाइन को समझ लिया, यानी यू जस्ट अंडरस्टैंड इट, केटाइन क्या होता है और एनाइन क्या होता है। अब अगर हमें केटाइन एनाइन समझ आ गया है, एटम क्लियर हो गया है, और हमें अब अगला स्टेप समझना है। देखो सर, अगर मैं आपसे बोलूं एल्युमिनियम is converted to aluminium 3 positive और उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। If I write Al gives Al 3 positive plus 3 electrons। बेटे ऐसा जो प्रोसेस लिखा, तो आपने ध्यान रखना है जब भी हम कोई ऐसा प्रोसेस लिखते हैं, चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड टोटल चार्ज ऑन राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल। देखो जरा, इस तरफ कितना चार्ज है, व्हाट इज द चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड? 0। न्यूट्रल है ना ये, तो एल्युमिनियम पे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे चार्ज देखो कितना है, 3 पॉजिटिव Yes, और 3 इलेक्ट्रॉन्स है 3 नेगेटिव, तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव इज
अगेन 0। जैसे अपन लिखूं, लेट अस सपोज मैंने लिखा सोडियम गिव्स सोडियम 1 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक लिखी गई है। दिस इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक लिखा है। यहाँ पे 0 चार्ज है, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव इज 0। इफ आई राइट ऑक्सीजन विद द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बताओ O2 नेगेटिव बनेगा कि 3 नेगेटिव, और 2 नेगेटिव क्यों? आप उसमें उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए थे, उसके कारण 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए थे उसमें। हाँ, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इट हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल प्लस -2 इज -2। ठीक है, समझ आया पराग? क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट वी हैव दिस, अगर मान लो मैं ऐसा लिखूं सल्फर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? व्हाट शुड बी राइट रिटन ऑन दिस साइड? sulfur 2 negative. सल्फर 2 नेगेटिव। क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे? Chlorine negative. Cl1 negative. If I write calcium 2 positive, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए? Calcium gives calcium 2 positive plus 2 electrons. ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया? Yes, ma'am. डन? तो ये हमारे पास था कि चार्ज कैसे फॉर्म होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेगेटिव चार्ज एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना है बेटे, पॉजिटिव चार्ज के लिए भी यहाँ प्रोटॉन का चेंज नहीं हो रहा, प्रोटॉन्स उतने ही रहते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आ गए तो नेगेटिव चार्ज। दैट इज द रूल। ठीक है, तो केटाइंस एंड एनाइंस, और रूल हमने लिखा, यहाँ पे लिखो, टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड should be equal to total charge on right hand side. This is the rule. तो आपके पास किसी भी केमिकल प्रोसेस में टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑन राइट हैंड साइड शुड बी सेम। ठीक है, दिस रूल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? डन? चले आगे। नेक्स्ट टर्म आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद, एक्सक्यूज मी मैम। कौन सी बेटे? मैम इसका ये नहीं समझ आया, जो लास्ट 3 थे उसके अंदर जैसे नेगेटिव आ रहा है, तो मैम वो कैसे हुआ? ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। यस मैम। आपने उसमें एक नेगेटिव ऐड कर दिया, यस क्या आ जाएगा? 1 नेगेटिव। नेगेटिव। ओके। ये न्यूट्रल प्लस 2 नेगेटिव, तो क्या आएगा? 2 नेगेटिव। न्यूट्रल 2 पॉजिटिव प्लस 2 नेगेटिव इज 0। ओके। अब देखो, अगर मैं ऐसा लिखूं कैल्शियम -2 इलेक्ट्रॉन्स इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तब भी ठीक है। कैसे? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, इस साइड पे 2 पॉजिटिव हो गया और इधर भी 2 पॉजिटिव। ओके, यस ठीक है जी। चलो, तो टोटल चार्ज ऑन बोथ द साइड्स शुड बी इक्वल, दैट इज अ रूल ओवर हियर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज मॉलिक्यूल। अगली टर्म हमें क्लियर होनी चाहिए, मॉलिक्यूल क्या होता है। जब आपको एटम समझ आ गया, तो नेक्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। बेटा, जब भी हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज, क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ एटम्स, है ना? ऐसा ही लिखता था। तो आप सबने ये सुना था कि ग्रुप ऑफ एटम्स, लेकिन ये उसकी आधी अधूरी डेफिनेशन है। दिस इज इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। ग्रुप ऑफ एटम्स इज नॉट अ मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ एटम्स, आप उसके साथ लिखोगे बॉन्डेड टुगेदर।
group of atoms bonded together, right, जुड़े हुए हैं, move together, एक दूसरे के साथ चलते हैं, in solid state, liquid state or in gaseous state. जब कोई ग्रुप ऑफ एटम एक साथ रहेगा, सॉलिड स्टेट में वो मूव नहीं करता, तो आप कह सकते हो इन लिक्विड स्टेट ले लेते हैं। तो अगर कोई मॉलिक्यूल, जैसे मैंने वाटर आइस लिखा, तो सॉलिड स्टेट में पानी का मॉलिक्यूल है, ठीक है, आप उसे पिघला दो, ये बन जाएगा वाटर लिक्विड। तो अब पानी का मॉलिक्यूल ही है, क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गए? हाँ जी बोल, बोलो। अगर आपने इसको और गर्म किया और ये उड़ गया, वाटर वेपर्स बन गए, क्या अब आपके पास पानी के मॉलिक्यूल में क्या H2O चेंज हो जाता है या H2O ही रहता है? इट रिमेन्स H2 ही रहेगा, बिकॉज़ रेशियो है वो सिमिलर ही रहेगी, चेंज नहीं होगी कभी रेशियो, वो चेंज नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रहते हैं, जुड़े हुए हैं, साथ साथ रहते हैं, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी, गैसियस स्टेट में। तो आपने कहा दिस इज गोइंग टू बी अ मॉलिक्यूल, यानी डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल हमने क्या सोची कि ग्रुप ऑफ एटम्स तो है, यानी मोर देन टू एटम्स, टू और मोर देन टू एटम्स। अब टू और मोर देन टू एटम्स, बट दे आर गोइंग टू बी बॉन्डेड विद ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, इट्स लाइक अ फैमिली। तो कहते हैं ये एक फैमिली की तरह है, हर मुश्किल में, हर ऑड और इवन में दे आर गोइंग टू स्टे टुगेदर। जैसे आप लोग क्या कहते हो, कईयों कुछ लोग बहुत बड़े फैमिली फ्रेंड्स बनाते हैं। फैमिली फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? वो फ्रेंड्स जो आपकी फैमिली की तरह है और आपके हर डिफिकल्ट टाइम पे आपके साथ रहेंगे, दैट इज कॉल्ड द टर्म फैमिली फ्रेंड। ठीक है, इट्स नॉट जनरली कि जो आस पड़ोस में रहते हैं वो फैमिली फ्रेंड होते हैं। फैमिली फ्रेंड का मतलब जो आपकी फैमिली जैसे है। अब पॉइंट इज, जब आपने दो एटम्स को एक साथ रखा, जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट इज हाइड्रोजन लिक्विड और आप उसे हाइड्रोजन गैस बना दो, तो आप कहोगे हाइड्रोजन लिक्विड में भी H2 था, गैस में भी H2 है, इसका मतलब ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का मतलब है वो ग्रुप जो एक साथ रहता है इन ऑल द ऑड और इवन स्टेट्स, किसी भी फिजिकल स्टेट में, ठीक है, इनके आपस में बॉन्डिंग है। लेकिन अब मुझे बताओ NaCl अगर मैंने सॉलिड स्टेट में लिया और फिर से गर्म किया, हीट किया, तो हीट करने के बाद ये पिघल गया, सोडियम अलग, क्लोराइड अलग, दिस इज मोल्टन स्टेट। तो बताओ मोल्टन स्टेट में अगर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तो क्या आप NaCl को मॉलिक्यूल कहोगे? क्या NaCl एक मॉलिक्यूल है? नो, समझ आया? ये नहीं कि दो एटम्स इकट्ठे लिख दिए तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। बेटा एटम जब इकट्ठे लिखे जाते हैं उससे वो मॉलिक्यूल नहीं बनते। मॉलिक्यूल को तब कहलाएंगे जब वो एक साथ रहेंगे इन ऑल फिजिकल स्टेट्स। तो आप कहोगे NaCl, इट इज नॉट अ मॉलिक्यूल, इसको आप मॉलिक्यूल नहीं कहोगे। फिर इसको क्या कहते थे? दिस इज नेम्ड एज अ सॉल्ट। हम इसे कहते थे इट इज जस्ट अ फॉर्मूला, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूल नहीं है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आप कह सकते हो केटाइन एंड एनाइन होता है, उनको हम फॉर्मूला तो कह सकते हैं लेकिन उनको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। आप कह सकते हो मॉलिक्यूल का क्या मतलब हुआ? मॉलिक्यूल का मतलब हुआ वो ग्रुप जो बॉन्डेड है, एक दूसरे के साथ है, साथ ही रहेगा लिक्विड सॉलिड गैसियस स्टेट में, उसको आपने कहा मॉलिक्यूल। ठीक है जी, यहां तक क्लियर? समझ आ गया बेटा? गॉट इट? अब मॉलिक्यूल्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। मॉलिक्यूल्स फिर दो तरह के थे, एक होते थे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। One category is homoatomic
and another category is heteroatomic. Homoatomic molecules का मतलब होता है when atoms same atom is repeated again and again. यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये होमोएटॉमिक, Cl2 2Cl सेम थिंग, O2 N2 Br2 I2 F2, all these are homoatomic. Even आप कहोगे ओजोन होमोएटॉमिक, P4 S8. तो नंबर ऑफ एटम्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक ही जैसे एटम्स बार बार आ रहे हैं तो इट इज कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल. और अगर आप लिखते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2S, अब ये क्या हो गए? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. नाउ दीज आर नेम्ड एज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. जब आपने दो डिफरेंट या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स को एक साथ रखा हुआ है, दे आर बॉन्डेड टुगेदर, मूविंग टुगेदर. तो बिना बॉन्ड तोड़े ये अलग नहीं होंगे. दे आर टू बी, इफ यू वांट टू सेपरेट द एटम्स तो आपको बहुत एनर्जी लगानी. तो ये आपके पास बन गए होमोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. तो हेट्रोएटॉमिक में क्या होता है? सेम टाइप ऑफ एटम्स के डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स. होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. जब एक जैसे हो तो होमो वर्ड यूज करते हैं, और जब एक से अलग हो जाते हैं तो हेट्रोएटॉमिक. तो मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू बी ऑफ टू डिफरेंट कैटेगरीज. अब बेटे मॉलिक्यूल्स के लिए हम जो कैलकुलेट करते हैं वो होगा मॉलिक्यूलर मास इज कैलकुलेटेड. तो आप कहते हो फॉर मॉलिक्यूल्स वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास. जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो आप कहोगे 12 + 16, इट इज 28U. तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 28U है. हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 1 + 1 is 2. तो आप कहोगे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2U है. दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास. जो सॉल्ट्स होते हैं, अगर आप इसके लिए कैलकुलेट करते 23 + 35.5, ये बन जाता 58.5U. और इसको आप बोलते फॉर्मूला मास. यानी जो सॉल्ट्स होते हैं उनके लिए फॉर्मूला मास होता है, उनके लिए मॉलिक्यूलर मास नहीं होता. तो जो मॉलिक्यूलर मास टर्म है दैट इज ओनली फॉर मॉलिक्यूल एंड नॉट फॉर फॉर्मूलास. तो फॉर्मूलास के लिए आप फॉर्मूला मास निकालते हो, मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर मास. तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड मान लो निकालना है, तो आप क्या करोगे? हाइड्रोजन 1, अगेन हाइड्रोजन 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4, और ये टोटल आ जाएगा, सॉल्व करोगे यू विल गेट 98U. तो ये मॉलिक्यूलर मास है. तो आपको 9th और 10th क्लास में मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशंस और फॉर्मूला मास का कॉन्सेप्ट सिखाया गया था. ठीक है, 9th क्लास में यहाँ पे टर्म थी फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास. तो ये समझ आया मॉलिक्यूलर मास किसका होता है? मॉलिक्यूल्स का. और फॉर्मूला मास किसका है? फॉर फॉर्मूलास. हाँ बेटा, यहाँ तक समझ आया सबको? इज इट क्लियर? एनी डाउट इफ यू हैव? यस मैम. यहाँ तक देखो कोई डाउट है किसी का? मैम जो मॉलिक्यूलर मास होता है और जो फॉर्मूला मास होता है उनका निकालने का तरीका तो सेम ही है ना एक तरह से? हाँ, निकालने का तरीका सेम है, बस नाम अलग है. ओके मैम. ठीक है. हाँ जी, और कोई डाउट? अमोल, कोई डाउट है बेटा? समझ आ गया? कोमल क्लियर है? कोमल Unclear. ओके. हाँ जी बेटा, अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. केमिस्ट्री में इसके अलावा कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, बिकॉज दिस क्लास इज जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री. सबसे पहले आपको कुछ बातें समझ आनी बहुत जरूरी थी जो अब हम कर रहे हैं.
फॉर एग्जाम्पल बेटा नेक्स्ट टर्म जो आपको केमिस्ट्री में समझ आती है वो ये कि जब आप टर्म यूज करते हो एटम, आयन, मॉलिक्यूल, है ना, फिर जनरली वहां पे कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं जैसे डाई। तो डाई का मतलब होता है टू, ट्राई इट इज थ्री, टेट्रा फोर, पेंटा फाइव, हेक्सा सिक्स, हेप्टा सेवन, ऑक्टा एट। ये 8 तक के नंबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हम अक्सर यूज करते हैं, या फिर समटाइम्स नोना या नॉन, नॉन इज फॉर 9 एंड डेक इज फॉर 10। 3 से ज्यादा वाले को हम पॉलीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज द टर्म पॉली फॉर 3 and more than 3। तो आप कह सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो इधर, मान लो मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा, तो मैं इसको लिखूंगी डाई एटॉमिक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। व्हाट आई कैन से इज, मैं इसको लिख क्या सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज डाई एटॉमिक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मैं लिखती हूँ वाटर, तो बताओ आप क्या लिखोगे, हाउ मेनी एटम्स आर देयर, कितने एटम्स हैं? 3 है, तो आप कहोगे ट्राई एटॉमिक। नाउ इट इज ट्राई एटॉमिक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा अगर आपके पास आ जाए H2SO4, हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 7। 7। हेप्टा अगर 7 एटम्स हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, हेप्टा एटॉमिक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हाँ जी बेटा, तो इसके बाद हमें जब ये भी क्लियर हो गया, अब हमारे पास 2 टर्म्स और बची हैं जो हमें समझ आनी चाहिए। वन इज एलिमेंट एंड अनदर इज कंपाउंड। अक्सर सब बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि एलिमेंट और कंपाउंड, इनमें और एटम और मॉलिक्यूल, इनमें क्या फर्क है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज एन एलिमेंट? कौन बताएगा एलिमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ 2 atoms। ग्रुप ऑफ 2 एटम्स। तो हीलियम क्या एलिमेंट नहीं है? सिंगल एटम। सेम एटम्स, ओके। पर हीलियम तो अकेला ही रहता है ना, फिर उसको क्या बोलूं, क्या वो एलिमेंट है या नहीं है? सोचो, देखो, बस यही कंफ्यूजन है बेटा, बस इतना ध्यान रखना है। जब हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट का मतलब होता है प्योर एटम्स इन मोनोएटॉमिक स्टेट, in molecular state or in metallic state। तो ये प्योर एटम्स होंगे, यानी एक ही तरह के एटम्स, लेकिन वो सिंगल भी हो सकता है, 2, 4, 5 मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, और मेटालिक भी हो सकता है। प्योर एटम्स इन, आप होगे एलिमेंट्री स्टेट, हम एक कुछ जनरल टर्म लिख देते हैं, इन एलिमेंट्री स्टेट, दैट मीन्स स्टेट in which element exists at room temp at आप कह सकते हो 298 Kelvin and 1 atmospheric condition, 1 atmosphere pressure। तो हमारी बॉडी के ऊपर जितना प्रेशर है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर ऑफ आवर सराउंडिंग्स इज 298, यानी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। वो कहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे एलिमेंट जैसे ही एग्जिस्ट करता है प्योर स्टेट में, उसको हम एलिमेंट बोलेंगे, एटम चाहे जैसे मर्जी। देखो
सोडियम एज एन एलिमेंट, ध्यान से देखो सोडियम कैसा होता है, रूम टेम्परेचर पे सोडियम कैसा होगा, तो आप कहोगे ये तो सॉलिड है और ये मेटल है। तो सोडियम अकेला नहीं है, बहुत सारे सोडियम एक साथ रह रहे हैं, मेटल बन रहा है, तो आप कहोगे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब क्या है, ऑल दीज आर एलिमेंट्स, बट दीज एलिमेंट्स आर गोइंग टू एग्जिस्ट इन, आप कहते हो ये एलिमेंट्स मेटालिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे और एग्जांपल्स आपको आते होंगे, यू कैन जस्ट राइट एक्सेट्रा। फिर आपने एलिमेंट को ऐसे देखा, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये कैसे हैं, गैशियस, ये गैशियस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने 9th 10th में किया था नोबल गैसेस, तो ये नोबल गैसेस हैं, ये कैसे एग्जिस्ट करती हैं, गैसेस एंड मोनोएटॉमिक, ये मॉलिक्यूल नहीं बनाते, चाहे ये मॉलिक्यूल बनाए या ना बनाए, है तो एलिमेंट ही। अब वो कहते हैं इससे अगला स्टेज, नेक्स्ट हम कह सकते हैं, जरा देखो, ऑक्सीजन O2, सल्फर S8, फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, Br2, I2, right? Then we have P4, then it is H2, ये भी तो एलिमेंट्स हैं। तो आप कहोगे एलिमेंट्स इन मॉलिक्यूलर स्टेट, तो कुछ एलिमेंट्स मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये गैसियस होता है, दिस इज सॉलिड, गैस, गैस, लिक्विड, गैसियस, सॉलिड, सॉलिड, तो एलिमेंट सबको ही कहा जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट जो टर्म है वो आपके एटम्स के एग्जिस्ट करने की बात होती है। तो जो एक एक एटम आपने पढ़ा वो एक एक तो रह ही नहीं पाता, जैसे ऑक्सीजन का एटम कभी अकेला नहीं रहता, वो हमेशा दो के पेयर में यानी O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपने कितनी बार पढ़ा कि हवा में ऑक्सीजन के स्टेट में होता है तो हम कहते हैं गैसियस स्टेट, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते थे O2। इसका मतलब इन एयर रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, इट एग्जिस्ट एज O2, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल। ऐसे फास्फोरस एग्जिस्ट कैसे करता है, P4, तो वो P4 की फॉर्म में मिलता है हमें नेचर में, हम कहेंगे इट इज P4 इज द एलिमेंट फास्फोरस। उसका सिंबल क्या है, P, लेकिन उसकी एलिमेंटल एग्जिस्टेंस क्या है, P4। सल्फर का सिंबल क्या है, S, लेकिन वो एग्जिस्ट कैसे करेगा, S8 की फॉर्म में, जो सबसे स्टेबल फॉर्म उसकी मानी जाती है। तो हम कहते हैं रूम टेम्परेचर पे जो सबसे स्टेबल फॉर्म है उनकी बात करते हैं। अब देखो कार्बन भी एक एलिमेंट है, बट कार्बन ना तो अकेला रहता है, ना वो मेटल है, ना वो सिंगल, ना वो मॉलिक्यूल। तो कार्बन की स्टेट क्या थी, आपने कहा कार्बन एग्जिस्ट एज डायमंड, है ना, ग्रेफाइट, या फिर कोक, कोल एक्सेट्रा। इनमें से सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है बेटा, ग्रेफाइट, यानी डायमंड और ग्रेफाइट में से ग्रेफाइट ज्यादा अबंडेंट है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन एज एन एलिमेंट, तो आप उसे क्या मानोगे, कार्बन एज एन एलिमेंट, तो हम कहेंगे ग्रेफाइट उसकी एग्जिस्टेंस है। तो ग्रेफाइट इज द एलिमेंट्री एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन। तो एलिमेंट जो है वो एटम की अपनी स्टेबल एग्जिस्टेंस के साथ रिलेट होता है, ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो जो अकेला, अगर मैं सिर्फ H लिखूं तो ये सिंबल है, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट इज H, इट एग्जिस्ट एज, तो आप कहोगे H2, गैसियस लिक्विड सॉलिड विल से गैसियस, और उसकी एग्जिस्टेंस कौन से टेम्परेचर पे स्टडी की जा रही है, 298 पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो अब आप ये समझ पा रहे हो। तो एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स, और आप उनकी क्या कर रहे हो, एलिमेंट्री एग्जिस्टेंस के साथ उसको लिख रहे हैं। अब बताओ ये बात समझ आई कि सारे एलिमेंट्स हैं
डायमंड और ग्रेफाइट में से आप एलिमेंट्री एग्जिस्टेंस किसे मानोगे? ग्रेफाइट को, क्योंकि वो ज्यादा अबंडेंट है, नेचर में ज्यादा ग्रेफाइट होता है। तो ये हमने रूल बना रखा है कि जो ज्यादा अबंडेंट है वही उसका क्या माना जाएगा? एलिमेंट्री एग्जिस्टेंस स्टेट। ठीक है जी, यहां तक समझ आया बेटा? यस मैम। क्या जोड़ा फ्यू यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलें। अब एलिमेंट के बाद हमारे पास टर्म आती थी कंपाउंड। तो आप कहते हो कंपाउंड क्या है? तो व्हेन आई सी द वर्ड कंपाउंड, तो कंपाउंड का मतलब है डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो जब भी कोई डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं, तो हम कहते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स बॉन्डेड टुगेदर। जैसे मैंने बॉन्डेड टुगेदर कह दिया, इसका मतलब जुड़े हुए हैं, और स्टे टुगेदर ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज। Form compounds. तो आपके पास कंपाउंड क्या होते हैं? तो कंपाउंड्स की बात करें तो वी कैन से दैट डिफरेंट एलिमेंट्स बॉन्डेड टुगेदर और स्टे टुगेदर ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज आर गोइंग टू फॉर्म कंपाउंड्स। बेटे कंपाउंड्स फिर दो तरह के होते हैं। कंपाउंड्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। One category is ionic compound. एक कैटेगरी में आप कहोगे these are going to be ionic compounds. Ionic compounds में दो चीजें एक दूसरे के साथ रहती हैं, जैसे सोडियम stay with chloride. ये क्यों साथ में रह रहे हैं? क्योंकि चार्ज है, पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए था, इससे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। और कोवलेंट कंपाउंड्स में हम कहते हैं वहां पे क्या होंगे? बॉन्ड्स होंगे, शेयरिंग होगी। तो आपने 10th क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स किया, तो CH4 क्या है? एक कोवलेंट कंपाउंड है, और NaCl इज आयनिक कंपाउंड है, दोनों ही कंपाउंड्स। ऐसे अगर आपने वाटर लिखा होता तो कोवलेंट कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज कोवलेंट कंपाउंड, C2H5OH कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कोवलेंट कंपाउंड, NaCl कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये चार्ज की वजह से एक दूसरे के साथ हैं, तो इनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स, NaCl, KCl, KBr। तो अब आपको ये समझ आया, मॉलिक्यूल सिर्फ इसको कह सकते हैं, इनको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। कंपाउंड्स हम दोनों को कह सकते हैं। कंपाउंड्स में दोनों एटम्स डिफरेंट होने चाहिए, यानी अगर O2 लिखें तो O2 को मॉलिक्यूल तो कह सकते हो, लेकिन O2 को कंपाउंड नहीं कह सकते। P4 को मॉलिक्यूल कह सकते हैं, P4 को कंपाउंड नहीं कह सकते। इज इट क्लियर? ये बात समझ आई? हाँ जी बेटा। अब कंपाउंड और मॉलिक्यूल, इसका फर्क समझ आया क्या होता है? फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास, इनका भी डिफरेंस क्लियर हुआ, और एलिमेंट किसे कहते हैं ये भी क्लियर हुआ। एनी डाउट टिल दिस? यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट बेटा? डन? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम ये आयनिक और इसमें एक बार फिर से समझाना, फर्क क्या होता है? आयनिक जो होते हैं वो एक साथ तो रह रहे होते हैं, लेकिन जब आप इसे गर्म करोगे, तो आपने कहा था गर्म करने पर सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा, इसको मॉलिक्यूल तो नहीं कह सकते थे।
है ना। आयनिक में क्या होता है, आयंस आर स्टेइंग टुगेदर। यहाँ कैल्शियम 2 पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो केटाइन एंड एनाइंस दीज आर गोइंग टू स्टे टुगेदर। तो जब भी केटाइन और एनाइन एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, साथ रहते हैं, तो हम उसे आयनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, यानी जितने भी सॉल्ट्स होते हैं दोज आर आयनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, उनमें आयंस होते हैं। और जिसमें आयंस नहीं होते, जैसे कि ये सब, इनको हम क्या कह देंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स। ये एक दूसरे के साथ क्यों रह रहे होते हैं, क्योंकि शेयरिंग हो रही होती है। अगर आपको याद हो तो आपने ऐसा लिखा था CH4, तो 10th क्लास में आपको कहते थे कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद आया? यस मैम। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई रिएक्शन हुई, कोई शेयरिंग हुई, और फिर 2 हेटेरो एटम साथ रहे, तो उसे कहा क्या, कोवलेंट कंपाउंड। ओके, यस मैम। याद आया, समझ आया कुछ? मैम आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास था एलिमेंट, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एटम्स। इसके बाद हमारे पास जब आप एसिड लिखते हो, व्हेन वी राइट एसिड्स, तो आपको एसिड्स के नाम बताऊंगी। डू यू नो फ्यू एसिड्स? 10th क्लास में हमने 10th तक आते आते हमने बहुत सारे एसिड्स कर दिए थे। क्या तुम कुछ एसिड्स के नाम लिख सकते हैं हम? बोलो। हम जिसके HCl लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और सिट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। SO4। और सोचो। नाइट्रिक एसिड। और कोई? कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। कौन सा बोलूं, दोबारा बोलो। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो आप कह सकते हो एसिड्स में आपको कुछ नाम याद होते थे, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड। इसके अलावा आपने क्या होगा, फॉर्मिक एसिड, राइट, फॉस्फोरिक एसिड, तो एसिड में आपके पास ये जो नाम है, these are names of some important acids। फिर एसिड के लिए ये तो लिखना आसान है, इनका फॉर्मूला। अब पॉइंट ये है कि इससे आपको समझ क्या आता है कि किसी एसिड को हमने जब लिखा HCl, तो बेटा हमें ये समझ आना चाहिए कि HCl जब डिसोसिएट करेगा, एक H पॉजिटिव देगा, तो बाकी क्या बचा, व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर H पॉजिटिव रिमूवल। अगर H पॉजिटिव हटा दूं तो बाकी क्या बचेगा, Cl नेगेटिव। सम ऑफ टोटल चार्ज, देखो जरा टोटल चार्ज ऑन राइट हैंड साइड कितना बना, न्यूट्रल, 0, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 0, और यहाँ पे भी क्या है, 0। अब मुझे बताओ सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपको 2H पॉजिटिव दे दे तो बाकी क्या बचेगा, व्हाट इज लेफ्ट, लेफ्ट क्या होगा, बोलो।
बोलो बच्चे, XO4 बचेगा और चार्ज होगा 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव अगेंस्ट 0। ठीक है, ये बात समझ आई? अब बताओ HNO3 अगर H पॉजिटिव लिखा जाए तो बाकी क्या बचा? What is left? बोलो, NO3 1 नेगेटिव। फिर से देखते हैं H2CO3 में अगर मैं 2H पॉजिटिव निकाल दूं तो बाकी क्या बचेगा? What is left with me? CO3 CO3 2 नेगेटिव। एसिटिक एसिड अगर आपसे कहा जाए CH3COO नेगेटिव तो एक H पॉजिटिव देगा। आप बताओ HCOOH gives H positive plus what is left? H positive plus क्या बचा? COOH हाँ, नेगेटिव, COOH COO नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव बचा और ये H पॉजिटिव ने निकाल दिया। अब लास्ट में लिखा है H3PO4। बेटा if I take 3H positive out, what is left with me? PO4 negative. PO4 नेगेटिव। हमेशा रूल कौन सा चल रहा है? लेकिन केमिस्ट्री कुछ बेसिक रूल्स पे बेस्ड है, तो आपको ध्यान ये रखना है बेटा, कुछ सिंपल बेसिक रूल्स हैं, उन्हीं पे बेस्ड सारा प्रोसेस है। यदि यहाँ साफ दिख रहा है टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन राइट हैंड साइड। अगर मुझे ये पता है कि 2H पॉजिटिव आई हैव टेकन तो बाकी क्या बचेगा? CO3 और क्या चार्ज होगा? 2 पॉजिटिव तो 2 नेगेटिव होगा। ये बात समझ आई बेटा? हाँ जी, अमोल ये बात क्लियर हुई? मैम HCO कैसे बना उसका? अगर Yes, हमने HCOOH है ना, आप एक H पॉजिटिव निकाल दो, कोई भी ये निकाल दो, तो आपके पास क्या बचा? अगर HCOOH से एक H पॉजिटिव निकल जाएगा, बाकी क्या बचा? यही बचेगा। तो मैम वो ठीक है, मैंने पीछे एक ही लिखा है H आगे पॉजिटिव निकाला। Excuse me, ma'am. ठीक है, मैंने 2 H पॉजिटिव नहीं निकाले ना, वो दे ही नहीं सकता 2 H पॉजिटिव। HCOOH एक ही H पॉजिटिव दे सकता था और वो हमने लिख लिया। Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा, Ma'am, there was some connectivity issue, so I left in between. Ma'am, you would, can you please just repeat? Only in brief, I ठीक want. है कोमल, अभी यहीं से समझने की कोशिश करो। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग विद यू ऑफ दिस सेशन, तो वो टॉपिक आप एक बार फिर से समझ लेना। ठीक है, Okay, ma'am. ओके ठीक है। हाँ जी बेटा, जब भी कोई एसिड डिसोसिएट करता है तो रूल इज ऑलवेज सेम, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, फिर से देखो जरा, आप सोच के बताना। कैन यू टेल मी H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव क्या बनेगा? H positive plus CO3 2 negative will give me H2CO3. AgH है HCO3। चार्ज क्या बचा? What is the charge left? Negative. 1 negative. 1 negative, 2 negative, 1 positive is 1 negative. दोबारा करो। If I write H positive plus CO4 3 negative, अब क्या बनेगा?
क्या बनेगा बेटे? HPO4 2 negative. HPO4 2 negative, correct? If I write HPO4 2 negative plus H positive, बराबर क्या बनेगा? क्लास ठीक हो गया। अमोल, अमोल क्या बनेगा बेटे? हमने इस पर किया नहीं था, मैं उसमें क्लास पे चला गया था पहले स्कूल की, मैम तो कैंसिल हो उसमें। HPO4 2 negative plus H positive. H2, ठीक है? PO4 चार्ज क्या बचा उसे? 2 negative 1 positive है। 2 negative 1 positive है। 1 negative, ठीक है? समझ आया? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम बेसिक सा रूल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड should be equal to total charge on right hand side. ठीक है? So what we are trying to understand is total charge on left hand side is equal to total charge on right hand side. Is it clear? चेक करो, इस तरफ टोटल चार्ज कितना है? 1 नेगेटिव, इस तरफ भी कितना आ गया? 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव बचा तो 1 नेगेटिव। तो बेटे चार्ज का ये जो रूल है ये हमें +1 में जब प्रोसेस करेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ आई बात? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? अमोल, कोई डाउट है बेटे? समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है? तो आज 3 बजे वाली क्लास में, जो आज आप 3 o'clock की क्लास लगाओगे, उस क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है। जो जो मुझे 10th लेवल का चाहिए होगा, आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन, लेकिन ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, तो दैट चीजें आपको एक बार अगर समझ आ गई फिर केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है। तो केमिस्ट्री में मुश्किल सिर्फ तब तक है जब तक आपको बात समझ नहीं आई। जैसे अगर आपको ये क्लियर हो गया कि टोटल चार्ज दोनों तरफ सेम होना चाहिए, तो आप इसकी बैलेंसिंग कभी गलत नहीं करोगे, है ना? ऐसे आपको अगर पता है कि मॉलिक्यूल क्या है और आयनिक कंपाउंड क्या है, मेटल, नॉन मेटल, तो ये सब अगर धीरे धीरे समझ आते जाए तो केमिस्ट्री इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो करने के लिए बस हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आज की क्लास में एट 3 o'clock वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, आपने क्लास लगानी है एंड देन विल ट्राई फर्दर, विल मूव फर्दर। ठीक है बच्चे? ओके, हाँ जी बेटे। मैम ये जो आपने अभी करवाया था ना लेफ्ट हैंड साइड वाला, मैम वो वापस बता दो, एक्चुअली लाइट चली गई थी तो फिर मैं सुन नहीं पाया। ये मेरा पास, ये नहीं मैम, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड this वाला one, अभी जो। this one is H positive plus carbonate, H positive plus carbonate, तो HCO3 बना, ठीक है? 1 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, क्या बचेगा? 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, ठीक है? फिर से देखो, H पॉजिटिव PO4 3 नेगेटिव, क्या बन जाएगा? HPO4, चार्ज क्या बचा? 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव, राइट? तो देखो HPO4 3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव क्या बनेगा? H2PO4 1 नेगेटिव। ओके समझ आया? यस। यहाँ पे मैंने यही बताया था कि टोटल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और टोटल चार्ज ऑन राइट हैंड साइड इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, यस मैम। so this is about your session. आज हम इतना ही करेंगे। In the next coming class, any next class is at 3 o'clock today. In that class we'll continue further. और एक दो एक्स्ट्रा क्लासेस और लगा के जो आपका जो भी टॉपिक पिछला कंफ्यूजन होंगी, डाउट्स होंगी, दैट विल आई टेक। ठीक है? समझ आया सबको आज वाला टॉपिक?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास। Thank you, ma'am. मैम ओके जो जी, टेस्ट बाय। होएगा उसमें कैसे करना है, मतलब उसमें कब तक का आएगा वो, जितना आपने कौन सा बताया बेटा था? बेटा? जो टेस्ट अभी होना है संडे को मैम, उसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे? इस संडे जो टेस्ट होगा उसमें दैट आई टेल यू, वो आपके बैच में आपने कब से ज्वाइन किया उसके अकॉर्डिंग बता दूंगी। ओके मैम। जो भी आपने किया है बस वही टेस्ट में आएगा। ओके मैम। ओके, तो Yes. अभी जो आपका टेस्ट होना है दैट विल बी ऑफ द बेसिक पार्ट। आपने पहला टेस्ट फर्स्ट टेस्ट देना है ना मेरे साथ। यस मैम। तो फर्स्ट टेस्ट में समझ लो बेसिक्स आएंगे जो आज हमने किया है। ओके ठीक है, दैट इज अ स्मॉल टेस्ट जस्ट ऑफ बेसिक्स, आयंस, केटाइंस, एनाइंस, 10th लेवल के जो फॉर्मूलाज हैं उसके ऊपर। राइट, ओके ओके बेटा। ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द सेशन, बाय बाय, थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।